माय नेम इज चेतना और आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स या फिर एंडोसिम्बायोसिस या फिर ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सी हमारे पास दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स, और मैंने दोनों के वीडियो बनाए हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो बहुत ही सिंपल टाइप सेल्स होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। उसके अंदर नॉर्मल थोड़े से जो है ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन लेस जो है उसके ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेल्युलर ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट की तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गनलीज प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल ऑर्गन जो मेम्ब्रेन के बिना होते हैं। सो पॉइंट इज यूकैरियोट्स इज नॉट सो इजी सेल्स कंपैरेटिवली प्रोकैरियोट्स। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का इवोल्यूशन की क्यों हम कह रहे हैं, तो इसके बारे में दो थ्योरीज दी है साइंटिस्ट ने ये प्रूव करने के लिए कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसका जो ऑरिजिन हुआ है या फिर उसकी जो ये जो है इवॉल्व हुई है कहाँ से, प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, इसके बारे में साइंटिस्ट ने दो थ्योरीज दी है। पहली दी है इन्वेजिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या बताया है, इसमें उन्होंने बताया है कि जो सेल मेम्ब्रेन थी एक प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थी वो अंदर से जो उसके बाहर की साइड, जैसे ये राउंड शेप जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स है, अब इसकी जो बाहर की साइड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो अंदर की साइड इन्वेजिनेट होने लगे। इन्वेजिनेट होते 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 जो अंदर की साइड इसमें जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था उसके चारों तरफ इसने अपना कवर बना लिया। सी अगर आप प्रोकैरियोट में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है सेल वॉल से। ये इस बात का प्रूफ है। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन थी बाहर की साइड वो अंदर की साइड इन्वेजिनेट हो गई और जो डीएनए कंटेनिंग रीजन था न्यूक्लियोलस था उसको कवर कर लिया और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। ये है पहली थ्योरी। और सेकंड थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो वो है एंडोसिम्बायोसिस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ, जब इन्वेजिनेशन का टाइम चल रहा था या फिर किसी फूड या फिर अलग अलग रीजन से बैक्टीरिया जो है वो इन्वेजिनेट करते हैं, इसमें ये रीजन था कि वो इन्वेजिनेट हो गई और जो न्यूक्लियोलस है उसको कवर करके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। इसके अलावा जब फूड वैक्यूल्स को गेन करना होता है उस टाइम पे भी ये इन्वेजिनेट होती है और अंदर की साइड लेने का काम करती है। सो हुआ ये कि जिस टाइम पे ये सेल जो इन्वेजिनेट हो रही थी या फिर अपने आप को अंदर की साइड कर रही थी, इनगल्फ हो रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ, एक छोटा सा बैक्टीरिया वहां से जा रहा होगा और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उस बैक्टीरिया के कंपैरिजन में छोटी सी, मतलब बड़ी थी। छोटा बैक्टीरिया था और यहाँ पे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल्स है जो कि अपने आप को इन्वेजिनेट कर रही है, जिसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेशन का काम कर रही है। और उस टाइम पे वो वहां से गुजर रहा था और वो अंदर की साइड इनगल्फ हो गया। ये हुआ एंडोसिम्बायोसिस। इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ, अंदर की साइड एक जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल से एक और वो थी एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। एरोबिक का मतलब होता है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है। ठीक है, तो वो जो सेल्स थी वो अंदर की साइड इनगल्फ हो गई और टाइम की ड्यूरेशन के साथ साथ पैसेज ऑफ टाइम के बीतने के बाद वो कन्वर्ट हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि अभी हमारी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा जो एक और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया था उसके साथ भी सेम प्रोसेस हुआ। सी एंडोसिम्बायोसिस में दो प्रोसेस हुए। फर्स्ट प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस में हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ जब एरोबिक बैक्टीरियल सेल्स थी वो इनगल्फ हुई। और सेकेंड टाइम में जो सेकेंड एंडोसिम्बायोसिस का प्रोसेस हुआ उसमें हुआ साइनोबैक्टीरिया या फिर हम कहें फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया था उसका इनगल्फ हुआ और वो उसका फॉर्मेशन हुआ फर्दर क्लोरोप्लास्ट से। ओके, तो ये दो टाइप की जो ऑर्गेनीज हैं जो कि हमारे इस टाइम पे प्रेजेंट है, ये दोनों एक तरीके से एक बैक्टीरिया है जो कि फ्यूचर में जाके अडेप्ट होके या फिर इवोल्यूशन के थ्रू एक ऑर्गेनीज में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे थे। जिसका मतलब है कि ये जो दोनों ऑर्गेनीज हैं जो कि अभी हमारे पास सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये इनको रहने के लिए जगह मिल रही थी बैक्टीरियल सेल्स में, प्रोकैरियोटिक जो लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उसके अंदर, और उसके बदले में ये क्या कर रहे थे, ये एनर्जी प्रोवाइड करा रहे थे सेल्स को। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते 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 एक ऑर्गेनीज में कन्वर्ट हो गए।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके प्रूफ क्या है या फिर ये किस बेस पे इन्होंने कहा है, तो सी एक अगर हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें ऐसा ही कुछ हो रहा है अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हम लेते हैं एक एग्जांपल कोरल का। कोरल एक ऑर्गेनिज्म एनिमल है जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और वो कैसे करता है, सी जो एनिमल है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन कोरल फोटोसिंथेसिस कर रहा है क्योंकि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है एक एल्गी के साथ। वो समुद्र के अंदर पाया जाता है जनरली, और उसके ऊपर जो है एल्गी जो है वो कवर थी। उसने उसको फीड किया लेकिन उसका ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, तो जो एल्गी की जो सेल्स थी वो उसके बॉडी में गई कोरल की, और फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो उसकी वजह से जो कोरल था उसको क्या मिला, उसको मिला एनर्जी मिली। और जो कोरल थी जो एल्गी थी उसको क्या मिला, उसको प्लेस मिला। ठीक है, ये हुआ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसा ही कुछ हो सकता था प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ भी बहुत टाइम पहले, और शायद इसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखी हैं हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे कि हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। सो डेफिनेटली यही हुआ होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में अर्लियर, जब उसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे रही थी, और उसी टाइम पे शायद कोई दूसरी सेल आ गई होगी या फिर दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल आ गई थी, वो अंदर की साइड इनगल्फ हो गई और परमानेंटली पैक हो गई। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो होती है वो बैक्टीरियल सेल से काफी सिमिलर होती है। ये दोनों अपना डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं जो कि एक बैक्टीरियल सेल की तरह शो करता है। नेक्स्ट जो है इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, तो जो इसका डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का वो बहुत सिमिलरिटी शो करता है बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए से। इसके अलावा इनका जो रिप्रोडक्टिव जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी बहुत सिमिलर है। लाइक जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो करती है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, और सिमिलर लाइक दैट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी सेम रिप्रोडक्शन को शो करता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें इसमें क्या सेम है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनमें रेप्लिकेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी पाई जाती है जो कि दोनों में मिल रही है। ठीक है, ये सिमिलरिटीज बताती हैं कि कैसे क्यों हम कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है शायद एक बैक्टीरियल सेल था। एग्जैक्टली ये था क्योंकि इनमें सिमिलरिटीज दिखी हैं, और प्रोसेस भी जो एंडोसिम्बायोसिस है वो हो सकता है क्योंकि हम प्रेजेंट में भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम कह रहे हैं कि ये ऐसा है कि जो बैक्टीरियल सेल बाइनरी फ्यूजन करती है सी, तो अगर ये हमारे सेल में प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया और ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इजंट दैट अ क्वेश्चन अकर्स लाइक ये हमारी ऑर्गन सेल में प्रेजेंट था माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अगर ये हमारी सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं है तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्यादा कैसे, वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ये ट्रांसफर कैसे होता है। तो इसकी हम बात करें तो हमें अपनी मॉम को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो मॉम है उनकी वजह से ही ऐसा हुआ है। जो एग सेल्स होती है वो एक प्रॉपर सेल होती है और कंटेन करती है सारे मटेरियल को, लाइक सेल सारे ऑर्गेनेल्स को कंटेन करती है। सो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, जब फ्यूजन हो रहा होता है उस टाइम पे जो एग सेल्स होती हैं वो, और जो स्पर्म सेल होती है, स्पर्म सेल रिमेंबर दैट कि वो सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही कंटेन करके रखती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता उसमें। तो सारा जो मटेरियल है वो होता है एग सेल्स में। तो जब फ्यूजन का टाइम आता है, एज वी नो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो एप्लीकेशन की कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है, हमारी सेल्स में बंडल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो वो उस टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होके माइटोसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। उस टाइप पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इसके थ्रू जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है, तो मतलब सॉरी नॉट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, मतलब जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें भी वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ओके, और ये क्या होता है, ये मॉम से जाता है डॉटर के अंदर, डॉटर से जाता है फिर से मॉम के अंदर, लाइक दिस डॉटर टू डॉटर कन्वर्ट होता रहता है ये। ओके, सो इसके बाद मैंने कमेंट में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसको एनिमल सेल्स में क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है तो उसमें क्यों नहीं आ सकते। ये क्वेश्चन था फ्रॉम
गन पेंट कोई सब्सक्राइबर है, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आया था और वहाँ से मेरे दिमाग में ये भी आइडिया आया कि आपको जो भी मैं रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ उससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन करना है, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब उसके नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन उन्होंने भेजा जिसमें उन्होंने पूछा कि क्लोरोप्लास्ट का जो यूज है वो हम एनिमल सेल्स में क्यों नहीं कर सकते, इससे हम खुद से सनलाइट से प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है वैसे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस बात की क्या नाम है, अलाउ नहीं करता है कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी सेल्स में प्रेजेंट हो जाए और फिर वो कुछ भी कर ले। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें ये भी रीजन है कि जो जीन्स होते हैं हमारे पास वो जीन नहीं है जो कि क्लोरोप्लास्ट के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करे। और अगर इसका रीजन देखा जाए तो सीधे सपोज कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा और हम फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे तो हमारा पहली बात तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से हमारा जो बॉडी का कलर होगा वो हो जाएगा ग्रीन। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं तो हमें सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एनर्जी का सोर्स होगा, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फूड का फॉर्मेशन करता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके अलावा हमें सन की रेज की वजह से कैंसर का प्रॉब्लम हो जाएगा, स्किन कैंसर हमें हो सकता है, सनबर्न भी हमें हो सकता है। और इसका रीजन कि ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी यही रीजन भी है कि हमारी जो बॉडी है वो कवर्ड रहती है कपड़ों से और इसकी वजह से हमें उतना फोटोसिंथेसिस हम नहीं कर पाएंगे जितना फोटोसिंथेसिस एक प्लांट कर लेता है, क्योंकि वो एकदम बिना उसको डेफिनेटली कपड़े कौन पहनाता है प्लांट्स को। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई क्लोरोप्लास्ट हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फटाफट से उस पर अटैक कर लेगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे हर किसी को अलाउ नहीं करता है कि हमारी बॉडी में आके अपना प्रोसेस कंटिन्यू करे या फिर अपना वर्क करे। ठीक है, दीज आर द रीजन बिकॉज ऑफ दैट क्लोरोप्लास्ट हमारी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट origin of eukaryotes. So like, comment and share this video and subscribe my channel for more videos like this, and you can ask any question related to these videos definitely. मैं पूरी कोशिश करूंगी उनके आंसर्स आपको पहुंचाने की या फिर देने की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।